हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसमें भारत की जो रैंक आई है वो है 7th रैंक, इंप्रूव्ड रैंक है। इसके अलावा हम देखेंगे ये इंडेक्स क्या है। इंडेक्स में कुछ कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स के बेसिस पर इसको एनालाइज किया जाता है। वो कंपोनेंट्स क्या हैं? फॉर प्रीलिम्स दे आर इंपॉर्टेंट, वी विल डिस्कस देम। मेजर की टेकअवेज देखेंगे, भारत की क्या परफॉर्मेंस रही, क्या चैलेंजेस है भारत के सामने। इसके अलावा भारत सरकार के ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में हेल्प करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बाय न्यूज। रिसेंटली इंडिया का जो रैंक आया है 7th, जो क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में आया है, ये पब्लिश हुआ है। और जो कॉप 28 हो रहा है दुबई में, उसी के साइडलाइंस पे बेसिकली इसको पब्लिश किया गया है। इसके अलावा जो पहली 3 जो वैकेंसीज थी उनको वैकेंट छोड़ दिया गया है। ये जो वैकेंसीज थी ये हाई परफॉर्मेंस इंडेक्स की हैं, बेसिकली वेरी हाई परफॉर्मेंस इंडेक्स की हैं, और इसमें कोई भी कंट्री जो है वो फिट नहीं बैठी है, तो देज आर वैकेंट। आफ्टर दैट जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स है, ये एक स्कोरिंग सिस्टम है जिसको डिजाइन किया है, वो किया है जर्मन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको जर्मन वॉच कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करेगा। स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया होता है। इंडेक्स बेसिकली कंपेयर करता है परफॉर्मेंस को लगभग 63 कंट्रीज का यूरोपियन यूनियन के साथ। सबसे पहला जो इसको पब्लिश किया गया था वो 2005 में पब्लिश हुआ था, और अपडेटेड वर्जन जो है हर साल वो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में एनुअली मिलता है। जर्मन वॉच जो है इसको वो पब्लिश करता है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ, और फाइनेंशियल सपोर्ट उसको मिलता है बार्थेल फाउंडेशन का। इसके अलावा कुछ की टेकअवेज है, लेकिन पहले कंपोनेंट्स आते हैं इसके। इसमें 3 कंपोनेंट्स इससे जुड़े हुए जो है वो हमें पढ़ने हैं। सबसे 4 कंपोनेंट्स बेसिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इसमें देखा जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी देखी जाती है, एनर्जी यूज देखा जाता है, क्लाइमेट पॉलिसी देखी जाती है। इसके अलावा ये इसमें कुछ सब डिविजन्स हैं, जैसे इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी या नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी देखी जाती है। एनर्जी यूज में ये डेटा कंपेयर किया जाता है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर देयर। सो जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो ये 4 हैं, यू शुड नो देम। आफ्टर दैट अगर हम बात करेंगे कुछ और चीजों की, जैसे कि मेजर की टेकअवेज क्या है, तो एनुअली पब्लिश ये हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करता है नेशनल इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी में। इसके अलावा जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल इसमें इन्वॉल्व है, 63 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन जो है उसका इसमें परफॉर्मेंस एनालाइज किया जाता है। एंड यही वो कंट्रीज हैं जो ग्लोबली 90% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं वो इन्हीं कंट्रीज की वजह से होते हैं। सो दैट इज व्हाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मोरओवर ये जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है ये 4 कैटेगरीज देखता है। हमने देखा था ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी। ये जो 2024 का है, पहली 3 पोजीशंस में खाली थी। इसके बाद जो पोजीशन आती है वो आती है डेनमार्क की, एस्टोनिया की जो 5th प्लेस में है, फिलीपींस जो 6th प्लेस में है। ये है। अगर हम भारत की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो भारत की जो रैंकिंग है वो इंप्रूव हुई है। भारत 7th रैंक पर आ चुका है इसमें, और इंप्रूवमेंट दिया है लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से, जब हमारी 8th रैंक आई थी। इफेक्टिव रैंकिंग की बात करेंगे तो इफेक्टिव रैंकिंग भारत की 4th कही जा सकती है, क्योंकि पहले जो है वो वेरी हाई है और वहां पे वो वैकेंट है। इसके अलावा स्कोर जो भारत का है वो लगभग 70.25% आया, लास्ट ईयर 67.35% आया था। पॉपुलेशन की बात से करेंगे तो इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, और रिलेटिवली हमारा यही पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लो पर कैपिटा एमिशंस आते हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया की रैंकिंग है वो इंप्रूव हुई है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो हाई पॉपुलेशन जो है ऑटोमेटिकली ये रिड्यूस हो जाती है पर कैपिटा एनर्जी यूज के लिए। तो हम इंडिया की परफॉर्मेंस देख चुके हैं, इसमें क्लाइमेट एनर्जी में इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है। इसके अलावा कुछ मेजर चैलेंजेस भारत के सामने आते हैं। जैसे सबसे पहला जो चैलेंज आता है वो आता है पानी की कमी का, या फिर वाटर स्कार्सिटी का। जो रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो भारत की वाटर सिक्योरिटी थ्रेटन हो रही है। नीति आयोग के हिसाब से बेस्ट एस्टिमेट्स इंडिकेट करते हैं कि भारत की जो डिमांड है ये लगभग दुगनी हो जाएगी 2030 तक। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर वल्नरेबिलिटी की बात करेंगे तो क्लाइमेट चेंज जो है ये क्रॉप पैटर्न्स को अफेक्ट करता है, यील्ड्स कम हो जाती हैं, फूड सिक्योरिटी को ये हैम्पर करता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएंगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो जाएंगे, जैसे फ्लड है, ड्रॉट है, ये फार्मिंग को डिस्टर्ब करते हैं। 2019 की एक स्टडी के हिसाब से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं ये एनुअल क्रॉप लॉस जो करा रहे हैं वो इंडिया के टोटल जीडीपी का 0.25% लगभग करा रहे हैं। सो अब इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है, वो है सी लेवल का बढ़ना। कोस्टल रीजन्स है जैसे मुंबई है, कोलकाता है, यहाँ थ्रेट सी लेवल राइज की वजह से हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, हैबिटेट्स हैं, लिवलीहुड्स हैं, मिलियंस ऑफ लाइव्स हैं जो इनके आसपास रहती हैं। ये एस्टिमेटेड है कि इंडिया लगभग 1500 स्क्वायर किलोमीटर्स का लैंड जो है वो इंडिया लूज कर देगा 2050 तक, इरोजन जो होता है सी की वजह से, उसकी वजह से।
इसके अलावा एयर पोल्यूशन की बात करेंगे तो एयर इंडिया जो है वो सीवियर एयर क्वालिटी इश्यूज के साथ डील कर रहा है। प्राइमरली व्हीकल एमिशंस है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, क्रॉप बर्निंग है या पराली का जल रहा है। तो क्लाइमेट चेंज जो है ये इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देता है। 2022 की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत का जो एवरेज है, जो PM 2.5 का जो एवरेज है भारत का, वो लगभग 53.3 माइक्रोग्राम्स है। एंड ये जो है ये माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है। ये जो है ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिकमेंड किया है कि वो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए, उसका लगभग 10 टाइम्स ज्यादा है भारत में। सो ये एक कंसर्निंग क्राइटेरिया है। अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट है, ये बेसिकली सिटीज में टेम्परेचर बढ़ा देता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है हीट वेव्स की। ये हीट रिलेटेड इलनेस बढ़ा देता है, खास करके वल्नरेबल पॉपुलेशंस के लिए जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में रह रहे हैं। 2021 में 4 सिटीज थे जहां पे टॉप 10 हीट एक्सपोजर देखा गया था, वो था न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा भारत के कुछ इनिशिएटिव्स हैं क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, नेशनल सोलर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट है, नेशनल वाटर मिशन है, sustaining the Himalayan ecosystem, a green India, sustainable agriculture. So there are many others as well. So now we have today's prelims practice question, and the question asks, statement is India's high population automatically reduces its per capita energy use. Which of the following is most appropriate choice? Choose जो इससे लिंक करती हो. So this statement is accurate because a larger population naturally necessitates low energy consumption per individual. This statement is inaccurate because population size alone does not determine individual energy use, which depends on the factors like economic development and lifestyle choices. While large populations may result in lower per capita energy use in some cases, attributing to this solely population size disregards crucial socio-economic factors impacting the energy consumption. This statement requires further analysis as both high population and low per capita energy can be observed in different contexts. Making such a generalization would without additional data is very unreliable. So you can type down in the comment section, they'll let you know if or not. Then we have today's main practice question, and the question asks, analyze the statement. India's high population automatically reduces its per capita energy use. Critically evaluate this claim in the context of India's performance on the Climate Change Performance Index 2024, considering both its strengths and limitations. So this is all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Let's Try for your better preparation.